अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक कारोबार है, तो फिर इसमें हलचल क्यों? अब इस कारोबार में हलचल होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो सट्टेबाज हैं, जिन्होंने कमीशन कमानी होती है, जिन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल चलाने होते हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल से फिर आगे अपने जो ग्रुप चलाने होते हैं, तो वो सट्टेबाजी का आवाम को कहते हैं, वो हलचल पैदा करते हैं, वो आवाम के साथ झूठ बोलते हैं। किस वजह से? सिर्फ़ अपनी कमीशन कमाने के लिए और जो अपने जो व्हाट्सएप के जो हैं ग्रुप्स हैं, वो चलाने के लिए और उनकी फ़ीसें लेने के लिए। जबकि एक्चुअली स्टॉक मार्केट जो है वो एक बिज़नेस है। आप बिज़नेस के तौर पर स्टॉक मार्केट को देखें, जब भी देखें, ना कि सट्टे के तौर पर, या आप स्टॉक मार्केट को इस लिहाज से ना देखें कि मैंने आज बेच देना है, कल ख़रीद लेना है। दोस्तों, आप एक दुकान ख़रीदते हैं किसी भी कारोबार के लिए, तो क्या उसको आज ख़रीदते हैं कल बेच देते हैं? आज ख़रीदते हैं 10 दिनों के बाद बेचते हैं, या फिर जो आपकी प्रोडक्ट होती है, जो दुकान के अंदर पड़ी होती है, उसको आप सेल करते हैं और परचेज़ करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ हैं, आपने उनके अंदर इन्वेस्ट किया होता है, ना कि KSE 100 इंडेक्स के अंदर। आपने ये देखना होता है कि जो कंपनी है जिसके मैंने शेयर ख़रीदा है, क्या उसका कारोबार चल रहा है? क्या उसकी सेल हो रही है? क्या उसका जो इन्वेस्टर है वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या उसकी जो जैसे साज़गार इंजीनियर है, तो आप देखें कि इसकी गाड़ियाँ चल रही हैं, नहीं चल रही? गाड़ियाँ इसकी चल रही हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, KSE 100 इंडेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। कोरोना के दिनों में भी दोस्तों के साथ ऐसे ही हुआ था। मेरी आप पुरानी वीडियो निकाल के देख लें, मैं चीख-चीख के कहता रहा हूँ हर वीडियो में कि आपने अपने शेयर को बेचना नहीं होता है। आपने अपने शेयर को ख़रीद के फिर होल्ड रखना होता है। हाँ, जब बेचना हो, जब ज़रूरत पड़ती है तो तब बेचें आप। शादी नहीं करनी होती शेयर से। मैं इस चीज़ से मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि आपका एक कारोबार नहीं चल रहा, आप उस कारोबार को बेचकर दूसरे कारोबार में आप जाते हैं, मगर तब जाते हैं जब आपका कारोबार ना चल रहा हो। जब आपका कारोबार चल रहा हो, आपको कारोबार में प्रॉफ़िट आ रहा हो, आपको ये अंदाज़ा हो कि ये मेरा जो कारोबार है, ये आगे मेरे जो बच्चे हैं, आगे उनके बच्चे हैं, उनको भी पालेगा, तो फिर आप कारोबार में स्टे रहते हैं। अभी जो हम देखते हैं साज़गार इंजीनियर को। अभी जो साज़गार इंजीनियर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब इसका देखें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, और जो नेट इनकम है वो 6.44 बिलियन है। 6.44 बिलियन है। और इसका जो Q3 है 2026 का, इसमें भी देख लें जो फ्री कैश फ्लो है 12.26 बिलियन है इसके पास, फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। डेट जो है वो चलता है, ज़ाहिर बात है, डेट कंपनी लेती है, गाड़ियाँ बनाती है, फिर आगे बेचती है तो उतर जाता है। कैश एंड इक्विपमेंट भी इनके पास देखें, कैश एंड इक्विवेलेंट। कैश एंड इक्विवेलेंट वो होता है कि जो कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है। अब इसमें आप देख लें रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, नेट इनकम भी आ रही है और नेट मार्जिन भी आ रहा है। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट कर रही हैं, अपना जो कारोबार है उसको अच्छे तरीके से चला रही हैं। अब उसके बाद आप UBL में आते हैं। UBL बैंक में आप देख लें, एक दोस्त का कमेंट्स में आया था कि UBL बैंक के बारे में बताएं। अभी जो UBL बैंक है उसका 7.33 डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है 7.3, तो ये भी बहुत अच्छी है। जो UBL बैंक है इसमें आप होल्ड रख सकते हैं। UBL बैंक में कोई किसी तरह का भी इशू नहीं है, आप इसमें होल्ड रख सकते हैं। अब ये देखें कि जो एस्टीमेट था उसके करीब करीब ही इसने जो अर्न किया है। ये जो इसका क्वार्टर है 2026 का फर्स्ट क्वार्टर है, उसने उसके करीब करीब ही अर्न किया है। इसकी जो नेट लोन है, या जो इसका ये देख लें, ये जो डेट वगैरह है, डिपॉजिट, ये ज़ाहिर बात है बैंक्स में डेट होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा पड़ा होता है, उस लिहाज से बैंक्स में तो इतना थोड़ा बहुत तो डेट चलता है। रेवेन्यू देख लें इसका बढ़ रहा है, नेट इनकम भी बढ़ रही है, और जो मार्जिन है वो भी बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो UBL बैंक है उसमें आप स्टे रख सकते हैं। यही बात होगी कि आपने ये नहीं देखना कि मैं UBL बैंक को आज ख़रीद रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद बेच दूँ, आज बेच रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद फिर ख़रीद लूँ। ये वो चीज़ हैं जिन पे आपने होल्ड रखना है और इनसे अर्निंग करनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हब पावर कंपनी। अभी जो हब पावर कंपनी है
ये भी अभी जो ईवी गाड़ियां हैं उनमें ये आ रही है, ईवी गाड़ियां जो है वो लेके आ रही है, तो इसकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ सकती है हब पावर कंपनी की। ज़ाहिर बात है अभी आने वाला दौर जो है ईवीज़ का 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो ईवी पे नहीं चलेंगी, पेट्रोल डीजल पे तो चलती रहेंगी। मगर जो ईवी है उसका जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है नेट के ऊपर या जो सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उस लिहाज से जो ईवी का है मुस्तकबिल तो है। अभी जो क्या नाम है उसका, जो हब पावर कंपनी है, इस हब पावर कंपनी में अभी जो अपनी 6th ब्रांच जो है वो फैसलाबाद में ओपन की है। तो हब पावर कंपनी जो है वो ईवी की तरफ आ रही है। ये आईपीपीज़ का जो मुआहदा ख़त्म हुआ है तब से इसका जो शेयर है उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ा है, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हब पावर कंपनी जो है वो बेस्ट है। अब ये देखें ना, BYD चाइना जो है वो भी असेंबल्ड करने शुरू हो गई है। 2024 से वैसे ये हुआ है, 2024 से ये असेंबल्ड करने शुरू हो गई है। BYD की गाड़ियाँ ऐसा ऐसा रोड पे भी नज़र आने लग जाएंगी, तो इसमें भी ग्रोथ के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ईफड जो है वो अपने दौर का बहुत अच्छा स्टॉक रहा है, मगर अभी इस पे दबाव है, बहुत ज़्यादा अभी इस पे दबाव है। ईफड पे इसकी अर्निंग कम हो रही है। अभी जो इसका EPS है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है इसका 12 है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका 12 है, 7% डिविडेंड यील्ड है, और जो EPS है वो 17 रुपये 27 पैसे EPS कम हो गया इसका, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो भी इसका भी बढ़ गया है। उसके मुकाबले में अगर हम FFC को देखें, FFC का प्राइस टू अर्निंग रेशो भी ठीक है और जो उसका EPS है वो भी ठीक है। अब ये देखें, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका 9 है जबकि ईफड का 12 है, तो उस लिहाज से जो अंडर वैल्यू स्टॉक है वो आप FFC का देख सकते हैं, जबकि इसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है उसके बावजूद ये अंडर वैल्यू है। और जो इसका EPS है वो भी 58 रुपये है। गो के शेयर की प्राइस ज़्यादा है, डबल है ईफड से, मगर उसकी 17 रुपये थी और इसकी जो EPS है वो 58 रुपये है। तो ईफड से FFC बेस्ट है, आप इसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 5 स्टॉक्स थे, आप इनमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और इनमें आपने होल्ड रखना है। जब आपको ज़रूरत पड़े, आप शादी नहीं कर सकते, स्टॉक से बेच सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखें इनको। वो यही सोचें कि मैंने जैसे प्लॉट लिया होता है, जैसे मैंने दुकान ली होती है, जैसे मैं कारोबार कर रहा होता हूँ, कोशिश करता हूँ कारोबार में नुकसान भी हो रहा हो फिर भी कोशिश करता हूँ कि कारोबार स्टेबल हो जाए। इसी तरह स्टॉक्स में भी है, अगर नीचे भी जा रहा हो तो फिर भी आपने इनको जो प्राइस है उसको एवरेज करते रहना। कुछ लोग तो कहते हैं एवरेज करने का फ़ायदा नहीं होता, वो वाकई वो कहते हैं एवरेज करने का फ़ायदा नहीं होता। क्यों? कौन कहते हैं? जिन्होंने कमीशन कमानी होती है वो कहते हैं एवरेज से फ़ायदा नहीं होता, बेचें ख़रीदें। ज़ाहिर बात है वो तो कमीशन से कमाएंगे, मगर आपको नुकसान हो रहा होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इनमें लॉन्ग टर्म होल्ड रखें और अपने बच्चे और उनके बच्चे जो हैं उनको इससे फ़ायदा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।